हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप सभी ने मुझसे आज कहा सुबह कि मैम शिक्षण विधियां जो हिंदी गद्य की और पद्य की है हमें बता दीजिए अलग अलग करके कि कौन सी गद्य में आती कौन सी पद्य में आती हैं। तो मैं देखिए आपके लिए ये वीडियो ले आई हूँ, बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन कर लेंगे आप। हालांकि ये नोट्स मैंने बहुत पहले से ही आपको 3-4 महीने पहले ही आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया था, पर शायद आप में से कुछ बच्चों ने पीडीएफ को डाउनलोड तो किया पर ओपन करके देखा ही नहीं। तो मैं आपसे कहूँगी कि मैं जितने भी पीडीएफ भेजती हूँ एक बार उसे खोलकर पढ़ तो लिया कीजिए, ताकि आपको यूँ अब एग्ज़ाम के आखिरी मिनट में आपने ये चीज़ बोली, इसका मतलब आपने इतने समय से उस पीडीएफ को खोला ही नहीं। अगर खोल दिया होता, पढ़ लिया होता तो आप पूछना ना पड़ता। पर चलिए कोई बात नहीं, लास्ट मिनट में भी आप अगर रिविज़न कर लोगे, मैंने इतना पढ़ाया है और आपको टेस्ट करवाए हुए हैं कि अगर आप सिर्फ रिवीजन कर लोगे ना तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं लास्ट मिनट में आपको जल्दी से फटाफट रिवीजन करा देती हूँ सभी शिक्षण विधियों का, भाषा शिक्षण की जितनी भी विधियां हैं सभी। और ये शिक्षण विधियां आपके सिर्फ हिंदी ही नहीं, आपके संस्कृत के शिक्षण विधियों में भी काम आएंगी, और साथ ही साथ आपके जो लैंग्वेज वाला यानी कि एसएसटी में आता है उसमें भी आपके ये शिक्षण विधियाँ काम आएंगी। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन आप एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाषा शिक्षण की विधियाँ। तो इसमें आप भाषा शिक्षण की विधियों में देखिए, शिक्षण विधियाँ शिक्षण प्रणाली में अंतर हमने छोटा सा बहुत समझाया था। ये अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है इसके बारे में पढ़ना, ये आपको पहले से पता है। हम सीधे आते हैं भाषा शिक्षण के प्रमुख घटक पर, यानी कि भाषा शिक्षण की कितनी विधाएं हैं। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण, नाटक शिक्षण, कहानी शिक्षण, पठन वाचन या भाषण शिक्षण और लेखन शिक्षण। और इन सभी में कौन कौन सी विधियां आती हैं वो सब हम आज आपको बताएंगे अभी। और देखिए, बस ध्यान से देखते रहिए, पूरी क्लास को देखिएगा। ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि शिक्षण की सामान्य जानकारी या उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन व्याकरण शिक्षण पे अब देखिए, सबसे पहला है हमारा व्याकरण शिक्षण। तो सबसे पहले व्याकरण शिक्षण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य पढ़ लीजिएगा। और मैंने इस वीडियो में आपको बता दूँ, मैं बहुत ही डिटेल से हमने आपको उद्देश्य भी लिखाए हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे। ये पीडीएफ भी हम आपको सेंड कर देंगे, अभी फिर से तुरंत ही सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हिंदी पाठशाला विद सरोज मैम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और अगर आपको चैनल पर पीडीएफ नहीं मिल पाती है, या फिर वैसे तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए आपको चैनल नहीं मिल पाता है ढूंढने से, तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो मैं आपको जो है चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी और आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए 8299895843 ये मेरा नंबर है। सो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, व्हाट्सएप है, कॉल नहीं रिसीव करूँगी। सो आप इसको मैसेज ड्रॉप करिएगा और बता दीजिएगा कि कारण क्या है जो आपने मैसेज ड्रॉप किया, ठीक है। लिंक चाहिए आपको तो लिंक भेज देंगे। चलिए, व्याकरण शिक्षण की विधियाँ देखिए यहाँ पर। तो ये देखिए, व्याकरण शिक्षण की विधियों में सबसे पहले आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, सूत्र विधि, समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, अनौपचारिक विधि और अव्याकृत विधि। मैंने अपनी प्लस क्लासेस में आपको बहुत डिटेल से ये सारी विधियाँ लिखाई हैं और पढ़ाई हैं, तो हम इसको यहाँ बहुत डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जान लीजिए कि ये सभी विधियाँ इसमें आती हैं। बाकी नोट्स में आप पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद देखिए, हमने सभी के परिभाषा और इनके उद्देश्य, इनके कैसे, इनके सोपान कौन कौन से, सभी हमने आपको चरण भी इसके देखिए दिए हुए हैं। पीडीएफ में ज़रूर पढ़िएगा, एक बार में रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए, आगमन विधि के बारे में देखिए बताया हुआ, यहाँ देखिए निगमन विधि के बारे में बताया। आप चाहे तो पीडीएफ को मान लीजिए आप नहीं मिल रहा है या एन मौके पे मैं भी नहीं उपलब्ध करा पा रही हूँ, आपको मैसेज ड्रॉप नहीं कर पा रही, तो आप इस वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और पढ़ लीजिए, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। तो ये निगमन विधि देखिए, इसकी परिभाषा है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, पढ़ने को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी तो आपको पढ़ाया हुआ है। निगमन के सूत्र देखिए, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके सूत्र। आगमन के सूत्र जैसे निगमन के हैं, इसी के एकदम उल्टा कर दोगे आप तो वहाँ पर आगमन के सूत्र बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे सामान्य से विशिष्ट है तो आगमन का विशिष्ट से सामान्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका डिटेल भी मैंने आपको बताया है। भाई निगमन का देखो, निगमन का मतलब ये नियम, नी से निगमन, नी से नियम। और नियम क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। क्यों नियम सामान्य होते हैं? क्योंकि नियम जो होते हैं ना, वो बहुत ही
छोटे होते हैं। भाई नियम एक ही होता है, उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं ना, तो उदाहरण विशिष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब उदाहरण बहुत सारे होते हैं तो जाहिर सी बात है विशाल हो जाएंगे। यानी ये देखो स्थूल वाला सूत्र यहीं पर लागू होता है कि नियम छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और उन्हीं से संबंधित उदाहरण बहुत सारे होते हैं तो वो स्थूल हो जाता है। बाकी जो उदाहरण होते हैं वो देखिए ज्ञात होते हैं, तो इसलिए ये देखो ज्ञात से ज्ञात, क्योंकि नियम आपको ज्ञात नहीं होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें वैसे मैंने डिटेल में आपको बताई हुई हैं, तो एक बार आप एक बार क्लासेस ले लीजिएगा तो पढ़ समझ में आ जाएगा। नियम पढ़ लीजिएगा, निगमन विधि के गुण दोष ये सब पढ़ लीजिएगा, कारण ये कि पूछे जाएंगे। आगमन निगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए सूत्र विधि है यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप। सूत्र विधि संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण है, ये संस्कृत से ही ली गई है। समवाय विधि देखिए यहाँ पर है, समवाय विधि के संबंधित मुख्य शिक्षण सिद्धांत भी है यहाँ पर। भाषा संसर्ग विधि भी देखिए दी हुई है, जिसमें कि साहित्य के माध्यम से व्याकरण पढ़ाया जाता है। अनौपचारिक विधियों में भी देखिए सैनिक विधि भी है, आजकल पूछा जाने लगा है प्रश्न। अव्याकृत विधि आप बहुत पूछते हो देखिए, जिसमें व्याकरण को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं देते, महत्व नहीं देते हैं, पर हाँ उसके माध्यम से व्याकरण थोड़ी बहुत सिखाई जाती है, तो इसलिए इसे अव्याकृत विधि कहते हैं। ये तो हमारे देखिए व्याकरण की विधियाँ हो गई। अगला है हमारे देखिए गद्य शिक्षण की विधियाँ। तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य यहाँ पर दिए हुए हैं सामने। अब देखिए हम बात करते हैं गद्य शिक्षण की विधियों की, तो मैंने इतने डिटेल से बनाया हुआ है पीडीएफ कि आप देखिए गद्य शिक्षण विधियां जो दी है ना, उसमें बाकायदा ये भी लिख दिया है कि प्राथमिक स्तर पे कौन सी गद्य शिक्षण विधियां होती हैं। देखिए अर्थबोध उद्बोधन विधि, और माध्यमिक स्तर पर प्रश्नोत्तर और व्युत्पत्ति विधि, उच्च स्तर पर व्याख्यान टीका विधि और प्रसंग विधि है। तो इतना डिटेल से आपको लिख दिया, आप और क्या चाहिए आपको, कि आपको ये भी बता दिए कि किस स्तर पर कौन सी विधि का प्रयोग होता है। और ये सभी क्या है, गद्य शिक्षण की विधियां हैं। इनके बारे में डिटेल आप नीचे पढ़ सकते हैं, व्याख्या पूरी दी हुई है सभी विधियों की। उत्पत्ति विधि, व्याख्यान विधि, सभी विधियों की डिटेल दी हुई है। जो आपको ना पता हो आप उसे एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। रचना शिक्षण देखिए, रचना शिक्षण में क्या होता है, पहले तो जान लीजिए कि भाई रचना का मतलब था बनाना, सजाना और क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना। तो ये देखिए रचना शिक्षण है। रचना शिक्षण दो तरह की होते हैं। तो रचना के दो रूप होते हैं, एक मौखिक रचना और एक लिखित रचना, ठीक है। अब ये जो लिखित रचना होती है इसके तीन भेद हो जाते हैं। एक होता है गद्य, एक होता है पद्य, और एक होता है चंपू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रचना के कितने भेद हैं, तो मौखिक रचना और लिखित रचना, और इसके जब पूछा जाए लिखित रचना कितने भेद हैं, तो गद्य पद्य चंपू, ठीक है। अब यहाँ देखिए शिक्षण के कितने उद्देश्य हैं, तो शिक्षण के उद्देश्य भी यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर रचना शिक्षण के अंग दिया हुआ है। रचना शिक्षण की ये रही देखिए विधियाँ, ठीक है। ये देखिए रचना शिक्षण की विधियाँ हो गई हैं। तो ये जो विधियाँ हैं इसमें कौन कौन सी, प्राथमिक स्तर पे प्रश्नोत्तर विधि, चित्र वर्णन विधि, अनुकरण विधि, लेख विधि, यानी कि देखो और रचो, जिसे जेका टॉट विधि भी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षण यंत्र विधि और अनुकरणात्मक विधि, ये भी हमारे प्राथमिक स्तर में ही है। अगला यहाँ पर देखिए माध्यमिक स्तर है। तो माध्यमिक स्तर पे देखिए रूपरेखा विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, विचार विमर्श या परिचर्चा विधि, स्वाध्याय मंत्रणा विधि और मंत्रणा विधि, ठीक है। अगला है उच्च स्तर। तो यहाँ देखिए उच्च स्तर में विमर्श विधि, निर्देश विधि, समवाय विधि और विश्लेषण विधि, या इसमें हम विश्लेषण के साथ साथ व्याख्या विधि का भी प्रयोग करते हैं। वही व्याख्यान विधि या फिर प्रवचन विधि या विश्लेषण विधि, तो ये उच्च स्तर पर हो जाती है। अब भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि, तो ये भी आप यहाँ पे देखिए डिटेल, बाकी सबका पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए सारे डिटेल्स भी दिए हुए हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं, ये भी देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा पीडीएफ को, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब सारा तो मैं इतना कम समय में पढ़ा नहीं सकती हूँ, काफ़ी वैसे डिटेल मैंने पढ़ाया हुआ है, जो बच्चे पढ़े हैं तो उनको पता ही होगा। नाटक शिक्षण विधि देख लीजिए यहाँ पर। नाटक शिक्षण की विधियाँ देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी है, कि विशिष्टता है, ये नाटक शिक्षण के उद्देश्य है। ये रहा नाटक शिक्षण की विधियाँ। व्याख्या विधि, आदर्श नाट्य विधि, कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच अभिनय विधि। तो रंगमंच अभिनय विधि जो होती है और कक्षा अभिनय विधि, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट्स हो जाते हैं बच्चों को। तो मैं आपको बता दूं कि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि अगर पूछा जाए तो वो है कक्षा अभिनय विधि। ये सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। किसी भी नाटक शिक्षण के लिए सबसे पहले आपको कक्षा अभिनय विधि ही सिखानी चाहिए, क्योंकि ये रंगमंच अभिनय विधि तो सीधे रंगमंच पे नहीं जा सकते ना,
तो इसलिए उसके लिए रंगमंच की आवश्यकता भी होती है, एक बड़ा हॉल चाहिए होता है। ये क्या है कि कक्षा में ही आप सिखा सकते हैं, तो ये श्रेष्ठ विधि होती है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, ये नाटक और एकांकी दोनों में ही काम आते हैं दोनों विधियां। इसके बाद है पद्य शिक्षण विधि। अब ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पद्य शिक्षण विधि। पद्य शिक्षण के बारे में पढ़ लीजिएगा। पद्य शिक्षण के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर ये देखिए सारे उद्देश्य हैं पद्य शिक्षण के, प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य हैं ये, ठीक है। और अगला है माध्यमिक स्तर पर उद्देश्य, देखिए ये है, और ये रहे हमारे उच्च स्तर पर उद्देश्य। तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा उद्देश्यों का। अगला है हमारा देखिए पद्य शिक्षण की विधियां। तो आप देखिए यहाँ पे पद्य शिक्षण प्राथमिक स्तर पर गीत विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि और रसास्वादन विधि। अब इसमें से अगर पूछा जाता है आपसे कि प्राथमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो ये देखिए है श्रेष्ठ विधि, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर सबसे श्रेष्ठ विधि गीत विधि है। अगला है हमारा माध्यमिक स्तर। तो माध्यमिक स्तर पर व्याख्या विधि, व्याख्यान विधि, खंडान्वयन विधि या दंडान्वयन विधि, जिसको प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं, ये पद्य में भी होता है। वैसे पद्य में जो है व्याख्या या व्याख्यान विधि को व्यास विधि कहा जाता है, व्यास विधि, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि यही विधि सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ये जो है श्रेष्ठ विधि मानी जाती है माध्यमिक स्तर पर। अब जो उच्च स्तर है ना, ये उच्च स्तर में देखिए यहाँ व्यास विधि दिया है, वो जो व्याख्यान विधि है ना उसी को व्यास विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि डिटेल किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है व्यास विधि, तुलनात्मक विधि और समीक्षा विधि, ये उच्च स्तर में भी है। तो यहाँ पर जो है मैं बता दूं आपको कि व्यास विधि ही बेहतर, सबसे बेहतर विधि मानी जाती है पद्य शिक्षण में। इतनी पद्य शिक्षण की ज़्यादा विधियाँ नहीं, इतनी विधि हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिक वाला पूछा जाता है। और आपके लेवल में प्राथमिक ही आएगा, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों में ही ये चलती है। अब ये ना सोचना कि मैम उच्च प्राथमिक क्या है, तो भाई प्राथमिक उच्च प्राथमिक दोनों यही है। वाचन का या पाठन शिक्षण की विधियां देखिए, तो अब इसमें देखिए वाचन और शिक्षण की विधियां जो है वो ये रही आपकी। ये देखिए अक्षर बोध विधि, वर्ण विधि, देखो पढ़ो विधि, ध्वनि साम्य विधि, जिसमें कि समान ध्वनि जो होती है उनके बारे में बताया जाता है कि श स एक जैसे नहीं होते, दोनों में फर्क होता है, ये सब बताया जाता है। अनुकरण ध्वनि विधि, संगति विधि, साहचर्य विधि जिसे कहते हैं, जो देखिए मॉन्टेसरी ने भी दी थी, है ना। तो ये भी देखिए पढ़ लीजिएगा एक बार। अब इनके बारे में अगर डिटेल नहीं पता आपको तो पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो और पढ़ो विधि, ये देखिए दिया हुआ है, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। ध्वनि साम्य विधि का देखिए दिया हुआ है, ये देखिए अनुकरण विधि, सब बहुत डिटेल से दिया हुआ पीडीएफ में। आपने पहले पढ़ा होता तो बहुत ही बढ़िया रहता। अब अचानक में आपने बताया, चलिए कोई नहीं, एक दिन है आपके पास, आराम से पढ़ लीजिए। वाचन के वेद या प्रकार भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए सस्वर वाचन, मौन वाचन, दो तरह के वेद होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाइएगा, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब सस्वर वाचन में भी देखिए भेद होते हैं, यहाँ पे उपभेद माने जाते हैं ये। देखिए सबसे पहले ये आदर्श वाचन, नोट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गद्य पाठ में एक ही बार आदर्श वाचन होता है, लेकिन पद्य पाठ में 3 बार होता है। ये देख लीजिए, बहुत डिटेल से अच्छे से दिया हुआ है कि पद्य पाठ में 3 बार होता है और गद्य पाठ में ना एक ही बार होता है केवल। तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोट छोटे छोटे से दिए हैं, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए 40 मिनट की पाठ योजना में न्यूनतम 5 व अधिकतम 8 छात्रों से अनुकरण वाचन करवाया जाए। अब ये देखिए आप लोग नहीं पढ़ते हो, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है। देखो अनुकरण वाचन के बारे में नोट बताया गया है, कितना महत्वपूर्ण है। अगला संवेद वाचन का भी नोट देखिए दिया गया है कि संवेद वाचन जो होता है केवल पद्य कविता पाठ में ही करवाया जाता है, ठीक है। मौन वाचन में भी पढ़ लीजिएगा, देखिए मौन वाचन की भी डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। सामान्य मौन वाचन होता है, द्रुत मौन वाचन होता है और गंभीर मौन वाचन होता है। 3 तरह का मौन वाचन होता है, ठीक है। ये भी पढ़ लीजिएगा भाई, बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके इसमें से, और ये ऐसे हैं कि जो सिर्फ गद्य वाला तो सिर्फ गद्य में ही नहीं, बाकियों में भी काम करता है। और ये आपके हिंदी संस्कृत दोनों में ही आएंगे। सस्वर वाचन के समय रखी जाने वाली सावधानियां, तो ये सब देखिए पढ़ लीजिएगा, कितना बढ़िया है। आप लोग पूछते ना मैं पुस्तक पकड़ते समय कोण की स्थिति क्या होनी चाहिए, देखिए लिखा हुआ है कि पुस्तक को पकड़ते समय हाथ के कोण की स्थिति लगभग 135 डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ तक कि ये सब कुछ लिखा हुआ है, डिटेल से लिखा हुआ है। एक स्वस्थ शिक्षक बालक के लिए आंखों से पुस्तक की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए कितना डिटेल से लिखा हुआ है ना। अलग अलग आपको कहीं भटकना ही नहीं है, सब नोट्स में ही सब कुछ है।
भाषा शिक्षण की अन्य विधियां या उपागम देख लीजिए एक बार यहाँ पे। सब बाकी विधियां भी होती है ना, जैसे व्याकरण अनुकरण विधि है, ये देखिए दिया हुआ है। व्याकरण अनुवाद विधि, सॉरी अनुवाद विधि है। अगर देखिए इस विधि का प्रतिभाव, इसके बारे में डिटेल दिया गया है पूरा। इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है यहाँ पे। अगला है व्याकरण अनुवाद विधि के पद सोपान, व्याकरण अनुवाद विधि के गुण, अनुवाद विधि के दोष। ये देखिए प्रत्यक्ष विधि दूसरा नंबर, ये देखिए प्रत्यक्ष विधि का है यहाँ पे। प्रत्यक्ष विधि भी पढ़ लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष विधि पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्विभाषी पद्धति, ये प्रत्यक्ष विधि के दोष में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए तीसरी विधि है ये इसमें, ठीक है, तीसरी विधि है ये। अभिक्रमित अनुदेशन भी है, ये देखिए यहाँ पर अभिक्रमित अनुदेशन विधि थोड़ा सा कट पिट गया है, पर पढ़ लीजिएगा इसको भी डिटेल से थोड़ा सा। ये तो आना ही आना है परीक्षा में आपके। देखिए यहाँ पे विशेष तथ्य पढ़ लीजिएगा, मैं तो टिक करी तो जरूर ही पढ़ लीजिएगा। अभिक्रमित अनुदेशन के देखिए 5 भेद हैं। वैसे तो मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं, रेखीय, सांख्यिकीय और मैथमेटिक वाला, गणित वाला जो होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 भी माने गए हैं। तो रेखीय, सांख्यिकीय, अवरोही यानी गणित, अभिक्रमित, ये मुख्य यही है, ठीक है। जैसे प्रमुखता 5 भेद लिखा हुआ है ना, तो वह मूल यही 3 ही है, ये मूल भेद होते हैं, ये मूल यही है। बाकी तो देखिए दोनों जो कंप्यूटर आधारित और अनुकूलीय अभिक्रमित, इन्हें बाद में बांटा गया है। आप देख सकते हैं इन्हें बहुत बाद में जोड़ा गया है। पर पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, पूछे जाएंगे प्रश्न तो पूछे जाएंगे तो पढ़ लीजिए, इसे डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ये तो पूरा है ही आपके पास यहाँ पे नोट्स में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अनुकूलीय क्रमित हो गया, आगे बढ़ेंगे। परिभाषा पढ़ लीजिएगा। दल गठन भी है यहाँ पर, देखिए इसे भी पढ़ना जरूरी है। दल शिक्षण के गुण देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। दल शिक्षण के गुण, दल शिक्षण से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये भी आप लोग पूछते रहते हैं ये क्या है मैम, तो आपको पता होना चाहिए बस। बाकी तो ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं कट क्यों करूँ। लीजिए अगली बार किसी को ज़रूरत पड़े तो। बाकी इस पीडीएफ को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादातर बच्चों तक ये जो है पहुंच जाए जानकारी की। इतना महत्वपूर्ण है ये पीडीएफ, तो उन तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए ना। अब कम समय बचा है तो कम समय में और बेहतर रिवीजन आपको यहीं मिलेगा। इसीलिए कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जितना हो सके उतना पहुंचाइए लोगों तक। नंबर है भी दे देती हूँ मैं आपको यहीं पर, 8299858543, ठीक है ये नंबर। और जब भी कभी प्लस कोर्स लीजिए तो कोड ज़रूर मेरे लगाइएगा, कोड है सरोज लाइव, ठीक है, तो कोड ज़रूर लगाइएगा। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक आपकी परीक्षा के लिए। धन्यवाद।